नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का सरलतम और नवीनतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात थे कि पिछली कक्षा में हम वाक्य रचना पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा वाक्य होते क्या है और वाक्य को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है, वाक्य के महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के महत्वपूर्ण अंग उद्देश्य और विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सारा विधेय होता है। उसके बाद में हमने वाक्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व पढ़े, जिन तत्वों के बिना वाक्य को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में वाक्य के जो दो भेद थे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, उसमें से अर्थ के आधार पर जो 8 भेद थे उसके बारे में हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। और उसके बाद में जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमारे भेद है, जो परीक्षाओं में ज्यादातर इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, उसमें से हमने जो पहला उपभेद था सरल वाक्य, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली पिछली कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे जो रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद है, दूसरा उपभेद है, वो पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, यानी पाठ का नाम लिखेंगे वाक्य वाक्य रचना, जिसमें हमने रचना के आधार पर जो वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, जिसमें से पहला सरल वाक्य हम पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य हमने पढ़ा पिछली कक्षा में। सरल वाक्य का मतलब क्या होता है? एक साधारण सा वाक्य जिसमें जैसे राम विद्यालय जाता है, तो जो हमारा राम था, राम विद्यालय जाता है। तो सरल वाक्य में राम जो है वो एक करता है और काम क्या कर रहा है? विद्यालय जाने का। अब देखिए बच्चों, सरल वाक्य में यहाँ पे राम के साथ में और लगा के हम रमेश लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं राम और रमेश विद्यालय जाते हो जाएगा। तो अगर सरल वाक्य में कर्ता दो, एक से अधिक हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, लेकिन जो कर्म है यानी जो काम है वो केवल एक ही होगा, विद्यालय जाने का। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो सरल वाक्य को। आगे है हमारा संयुक्त वाक्य। तो ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र उपवाक्य मिलकर उपवाक्य समुच्चय बोधक तत्वों या अवयव बोल सकते हो से मिलकर एक ही वाक्य का निर्माण
करते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र उपवाक्य समूचे बोधक तत्वों या अवयवों से मिलकर एक ही वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। ध्यान दीजिए आगे, नॉट संयुक्त संयुक्त मिश्र वाक्य के साथ सरल वाक्य के आने पर वह उपवाक्य बन जाता है। वह क्या बन जाता है? उपवाक्य बन जाता है। देखिए, संयुक्त और मिश्र वाक्य के साथ अगर सरल वाक्य आ जाए तो वह क्या कहलाता है? वो उपवाक्य कहलाता है। वह उपवाक्य बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक नोट आउट कीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समुच्चय बोधक तत्व या अवयव जिनका प्रयोग संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए होता है। देखिए, जैसे क्योंकि, तथा, लेकिन, और, अतः, नहीं तो, अगर, यद्यपि, तथा, किंतु, परंतु, आदि। इन तत्वों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। जैसे उदाहरण, माताजी बाजार गई और सब्जियां लाई। माताजी बाजार गई और सब्जियां लाई।
आप चाय लेंगे या कॉफी? राम बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। आज हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इन जो उदाहरण थे इसमें समुच्चय बोधक तत्वों का प्रयोग किया और इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य करना है जिसमें हमारे समुच्चयवादक तत्वों के लगने से दो स्वतंत्र जो वाक्य थे उनको शामिल करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार से ये हमारा वाक्य रचना का जो रचना के आधार पर दूसरा भेद था वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा भेद। आप सभी कक्षा को स्टॉप करके इसे नोट आउट कर सकते हैं। उससे पहले हम जिसकी बात कर रहे थे यानी उपवाक्य, जैसा कि आपने सुना कि उपवाक्य बन जाता है, सरल वाक्य मिश्र और संयुक्त के साथ आने से उपवाक्य बन जाता है। तो उपवाक्य क्या होता है वो ध्यान दीजिए। उपवाक्य यह अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है। इसके दो तत्व होते हैं जो उद्देश्य और दूसरा विधेय। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित या निर्भर उपवाक्य। वह घर गया। वह घर गया और सामान लेकर आया। अब देखो यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यह कौन? उपवाक्य जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इसके दो तत्व होते हैं, दो अंग होते हैं। अंग या तत्व बोल दीजिए, उद्देश्य और विधेय। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य मेन होता है, वह घर गया, जो आप मुख्य कार्य करते हो वो प्रधान होता है। और जो मुख्य कार्य पे निर्भर होते हैं यानी आश्रित होते हैं वो हमारे
आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर कोई घर जाता ही नहीं तो सामान कैसे लाता, घर गया, यानी सामान लाना किस पे निर्भर था, घर जाने पे। तो इस प्रकार से आपको समझ आया उपवाक्य क्या होते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। जिसमें एक मुख्य उपवाक्य व अन्य सभी उस पे आश्रित हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित समुच्चय बोधक तत्व जैसे कि जो, जिस, जहां, अगर, क्योंकि, आदि। समुच्चयबोधक तत्व जो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, या कि, जो, जिस, जहां, अगर, क्योंकि आदि। आगे हम बढ़ेंगे। तो उदाहरण देखिए मिश्र वाक्य का। जो घड़ी तुमने दी थी वह खो गई। दूसरा, अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होंगे, सफल हो जाओगे। जो जो दुकान तुमने
खरीदी वह राम की थी। तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र है। तो देखिए, जो घड़ी तुमने दी थी वह खो गई, तो इसमें मैंने जो का प्रयोग किया, इसमें मैंने अगर का प्रयोग किया, इसमें मैंने तो का प्रयोग किया, इसमें वापस जो का प्रयोग हुआ, इसमें जहां का प्रयोग हुआ। तो ये सारे क्या है, हमारे समुच्चय बोधक तत्व है। क्या है हमारे समुच्चय बोधक तत्व है, जो मिश्र वाक्य में प्रयोग होके दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो वहां पे हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो आप सभी को पुनः अभ्यास करना है और अभ्यास करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट आउट करना है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही लंबे समय तक याद रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कक्षा पसंद आए जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।